मेरा नाम है यशवर्धन। मैं एक स्वतंत्र लेखक हूं जो देश भर के अनसुने गांवों और भूली बिसरी कहानियों की तलाश में घूमता है। 2022 की गर्मियों में मैं राजस्थान के पास बसे एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव उदयपुर के बाहरी हिस्से में बसे कोटियावास पहुंचा। गांव छोटा था, करीब 80 घर, और हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेरे वहां ठहरने का इंतजाम एक बूढ़े चौकीदार के पुराने मकान में किया गया था, गांव से थोड़ा हटकर एक पतली पगडंडी पर। मकान ईंट का बना हुआ था, छत पर पुरानी खपरैल और अंदर महज एक ही कमरा। जब पहली बार मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ आम लगा। खिड़कियों पर जालियां जड़ी थीं, दीवारों पर समय की धूल जमी थी, और अंदर एक पुरानी चारपाई, एक लकड़ी की मेज और एक छोटा आईना टंगा था। पर जैसे ही मैंने पहली रात वहां गुजारी, सब कुछ बदल गया। रात का पहला संकेत कुछ ऐसा था जिसे मैं टाल नहीं सकता था। करीब 1:30 पर मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर आहिस्ता से चल रहा है, जैसे कोई नंगे पांव रेत पर। साफ आवाज आई। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखा, कुछ भी नहीं। मैं वापस बिस्तर पर आया और सोने की कोशिश की, पर तभी उसी कमरे के अंदर जिस दरवाजे को मैंने खुद बंद किया था, वो धीमे से खुला। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अगली सुबह मैं गांव गया और वहां के एक बुजुर्ग लक्ष्मण जी से इस मकान के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा, बेटा, उस कमरे में कुछ नहीं है, पर वहां जो भी रहा ज्यादा दिन नहीं रुका। मैंने जब पूछा कि क्यों, तो उन्होंने टाल दिया, बस यूं समझो, कुछ जगहें इंसानों के रहने की नहीं होती। दूसरी रात करीब 2:15 मेरी आंखें खुलीं। मैंने महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पास रख गया हो। आंखें खोलीं और सामने दीवार पर टंगे आईने में देखा। आईने में सिर्फ मैं नहीं था, मेरे पीछे कोने में कोई खड़ा था। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। दोबारा आईने में देखा, अब वहां केवल मैं ही था। मैंने उसी वक्त आईना उतारकर कमरे से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरा मन कह रहा था, नहीं, इस मकान में कुछ है जो चाहता है कि मैं इसे जाने, समझूं या शायद अनुभव करूं। और मैंने तीसरी रात वहीं रहने का फैसला किया। पर उस रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन गया। तीसरी रात सबसे लंबी, सबसे डरावनी। मैंने तय किया कि इस बार मैं कुछ भी होने दूंगा, पर बिल्कुल चुपचाप सब देखूंगा, बिना भागे, बिना दरवाजा खोले। रात के करीब 1:48 पर वही आहट फिर से शुरू हुई। चर्र चर्र चर्र। मगर इस बार ये बाहर नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं चारपाई पर लेटा था, सांस रोककर, आंखें बंद किए, पर कान पूरी तरह खुले। किसी के पैरों की हल्की आवाज धीरे धीरे चारपाई के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई मेरा चेहरा देख रहा हो। मेरी आंखों पर सांसों की गर्मी महसूस हुई, और तभी मेरे दाएं कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट आई, यहां कोई नहीं टिकता। मैंने आंखें खोलीं, कमरा खाली था। मैंने उठकर दीवार की ओर देखा। वहां आईना तोड़कर फेंक दिया गया था, मगर दीवार पर अब भी उस आईने की छाया बनी हुई थी। ऐसा लगता था मानो आईना वहां अब भी टंगा हो, लेकिन सिर्फ एक परछाई के रूप में। और फिर उस परछाई में कुछ हिलने लगा। अगले दिन सुबह मैं गांव के ही बुजुर्ग लक्ष्मण जी के पास फिर गया। मैंने उन्हें सब बता दिया, आईना, आवाज, परछाई। वो चुप रहे, फिर धीमे से बोले, जो तुम देख रहे हो वो नया नहीं है। सालों पहले उस कमरे में एक आदमी रहा करता था। दिन में मजदूरी करता, रात में वहीं सोता था। पर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, सामान वैसा ही रखा था, पर आदमी कहीं नहीं था। केवल वो आईना टूटा हुआ पड़ा था और उस पर खून के छींटे थे। मैं सन्न रह गया। उस मकान में, उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, शायद कभी नहीं था। शायद वहां अब भी कोई है जो कभी गया ही नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब मैं उदयपुर से लौटकर घर आया और अपने कैमरे की तस्वीरें देखने लगा, तो एक तस्वीर में कमरे के उस कोने में जहां मैंने किसी की परछाई देखी थी, एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंध में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। मैं कई रातों तक वो तस्वीर देखता रहा, झूम करके, उल्टा करके, लाइट कम करके, हर कोशिश की कि खुद को समझा सकूं कि वो सिर्फ एक छाया है, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन, पर वो नहीं थी। हर बार जब मैं उस चेहरे को देखने की कोशिश करता, ऐसा लगता जैसे वो चेहरा बदल रहा हो।
कभी वो मुझ जैसा लगता, कभी जैसे कोई और जिसे मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ थी, वो मुझे देख रहा था। फिर अजीब चीजें मेरे साथ मेरे घर में होने लगी। रात में जब मैं बिस्तर पर होता, मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल जाता। पंखा चल रहा होता, फिर खुद रुक जाता। और जब मैं अचानक आईने में देखता, मेरे पीछे एक कोना हमेशा थोड़ा सा धुंधला दिखता। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है, कोई डर की मनोस्थिति। फिर मैंने एक रात अपने कमरे में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग चालू की। मैंने सब लाइट्स बंद की और सोने का नाटक किया। सुबह जो फुटेज मैंने देखा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी जमा दी। करीब 2:03 पर कैमरे के फ्रेम में कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। फिर कोई नहीं आया, लेकिन अगले 10 सेकंड में एक कोना अपने आप धुंधला हुआ और उसमें से कुछ हिला। और फिर मेरी चारपाई के पास रखे ग्लास में रखा पानी अपने आप हिलने लगा। फिर मेरी छाती के पास बिछी चादर ऊपर उठी, जैसे किसी ने छुआ हो। और फिर कैमरे में एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई, बिल्कुल वही आवाज जो मुझे कोठियावास के उस कमरे में सुनाई दी थी। यहां कोई नहीं टिकता। मैंने उसी शाम अपना सारा सामान उठाया और सीधे अपने एक दोस्त के पास चला गया जो जयपुर में रहता है। उसे सब बताया और वो हैरान हो गया। वो बोला, तू वापस गया उस कमरे में? वो तो गांव में अब बंद पड़ा है। गांव वालों ने वहां कोई और नहीं भेजा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैं तो वहां 3 रात रुका, खुद तेरे कहने पर। तेरा जानकार ही तो गांव में इंतजाम करवा रहा था। वो रुक गया। मैंने तो किसी को नहीं कहा भाई, तुझे किसने वहां भेजा? अब मेरी समझ में आया, मुझे उस जगह पर कोई और ले गया था। किसी ने बुलाया था, जानबूझकर। शायद वो इंसान जो उस कमरे में कभी गायब हुआ था, वो अब भी वहां है और अब वो मुझसे चिपक गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद एक पोस्ट कार्ड आया, बिना किसी नाम के। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तू लौटेगा, क्योंकि तू अब वो है जो पहले मैं था। उस पोस्ट कार्ड को पढ़कर मेरी उंगलियों में कपकपी दौड़ गई। मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया, पर अगले दिन वो फिर मेरी टेबल पर रखा मिला, साफ, बिना कोई क्रीज के, जैसे किसी ने फिर से भेजा हो या रख दिया हो। अब मैं सपने में भी उस कमरे को देखने लगा था। हर रात मैं उसी चारपाई पर लेटा होता, कमरे में वही टूटी हुई अलमारी, वही दीवार पर आईने की परछाई। पर इस बार मैं खुद को नहीं देखता, मैं देखता कोई और वहां लेटा है और मैं उसकी ओर देख रहा हूं। मतलब सपने में मैं वही बन गया था जो मुझे देख रहा था। एक रात नींद में ही मैं उठ गया, या शायद ये नींद थी ही नहीं। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बिल्कुल खामोशी से नीचे आया और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर सड़क की ओर चल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, पर मेरे अंदर कोई दूसरी ताकत थी जो मुझे खींच रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं फिर से कोठियावास में था, उसी बंद पड़े कमरे के बाहर, और दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कमरे के अंदर वही सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली बार, पर इस बार दीवार पर आईने की जगह असली आईना टंगा हुआ था, जैसे कभी टूटा ही नहीं था। और उस आईने में मैं खड़ा नहीं था, आईने में कोई और था जो हूबहू मेरी तरह दिखता था। मैंने डरते हुए पूछा, तू कौन है? आईने में खड़े उस चेहरे ने बिल्कुल मेरी आवाज में कहा, मैं तू ही हूं जो अब इस जगह से कभी नहीं जाएगा, और तू अब वो होगा जो देखने के लिए आएगा हर बार। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताले की आवाज आई, ठक, और आईने के अंदर वाली आकृति मुस्कुराने लगी। उस कमरे का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। जब मैंने आईने में अपनी परछाई को मुस्कुराते देखा, एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे मेरी आत्मा अब मेरी नहीं रही। अगली सुबह गांव के एक लड़के राकेश ने मुझे वहां देखा। वो गायों को चराने आया था। मैं जमीन पर बेसुध पड़ा था, मेरे नाखूनों में मिट्टी भरी थी, चेहरे पर खरोंचें थीं और आंखें लाल सूजी हुई। राकेश डर गया, पर फिर भी गांव वालों को बुलाने गया। गांव वाले मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे चेहरे पर वही था, पर मेरी आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और मुझ में घुस गया हो। एक बूढ़ी औरत, सरला काकी, जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी, उसने मेरी आंखें देखकर कहा, इसे यहां से दूर ले जाओ, ये अब वो नहीं रहा जो पहले था। मैं जयपुर वापस तो आ गया, पर सब कुछ बदल चुका था। मैं आईनों से डरने लगा था। हर जगह मुझे अपनी जगह कोई और दिखता। मेरी नींदें चली गईं। मैं बिस्तर पर लेटता तो महसूस होता जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हो। हर रात ठीक 2:03 पर
मेरी खिड़की अपने आप खुल जाती। मैंने डॉक्टर से लेकर मनोचिकित्सक तक सबको दिखाया। हर जगह एक ही बात, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, सब दिमाग की उपज है। पर मुझे पता था वो मेरे अंदर बैठा है। शायद मैं अब 2 लोग बन चुका हूं। एक दिन एक चिट्ठी फिर आई, इस बार एक फोटो के साथ। फोटो में वही कमरा था, लेकिन इस बार दीवारों पर कई चेहरे उभरे थे, हर चेहरा मेरी तरह। और नीचे एक लाइन लिखी थी, तू अकेला नहीं है, हम सब यहीं हैं, अब तू भी हमारे जैसा है। मैंने उस चिट्ठी को जलाया, पर उसकी राख में से फिर वही लाइन उभरी, अब तू भी हमारे जैसा है। अब मैं किसी से नहीं मिलता, घर से बाहर नहीं निकलता, हर शीशा मैंने तोड़ दिया है, पर आईने की परछाई अब खिड़कियों में दिखने लगी है, और हर बार वो थोड़ा और करीब आ जाती है। गांव का रहस्य अब धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगा था, लेकिन हर जवाब के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। मैंने कोटियावास गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पंचायत भवन की एक पुरानी तिजोरी में कुछ दस्तावेज मिले, 1927 के। उनमें एक भूमि विक्रय पत्र था, जिसमें लिखा था कि कोटियावास की जमीन जयपुर से आए एक आदमी हरि सिंह वर्धन ने खरीदी थी। ये नाम सुनकर मेरी रूह कांप गई। वर्धन यानी मेरा ही सरनेम। मैंने और गहराई में देखा तो एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिला, जिसमें वही आदमी था जिसकी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती थी। उसके नीचे लिखा था, हरि सिंह वर्धन, गांव का पहला मालिक, जिसके नाम पर यह जमीन रजिस्टर हुई थी, लेकिन जो एक रात के बाद दोबारा कभी नहीं देखा गया। मैं एकदम चुप। क्या यह संभव है कि कोई इंसान करीब 100 साल पहले मेरी ही तरह दिखता हो? मैंने गांव की सरला काकी से फिर बात की। वो चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही, फिर एक लंबा सांस लेते हुए बोली, बेटा, यह जमीन किसी आम आदमी की नहीं थी, यहां पहले कोई नहीं बसता था। कहते हैं यह जमीन इंसानों की नहीं है, जो भी यहां पहली बार आता है उसकी परछाई यहीं की हो जाती है। मैंने पूछा, पर मैं और हरि सिंह? वो धीरे से बोली, शायद तुम दोनों एक ही आत्मा के हिस्से हो। हर 100 साल में यह जमीन अपने हिस्से को वापस खींचती है। इस बार तुम हो, शायद अगली बार कोई और होगा। अब मैं समझ चुका था, वो कमरा, वो आईना, वो चेहरा, सब कुछ यूं ही नहीं था। वो कोई भूतिया शक्ति नहीं थी, वो मैं था, मेरा ही अतीत, या शायद मेरा ही भविष्य। अब हर रात 2:03 पर मेरी खिड़की खुलती है और मैं खुद को खड़ा पाता हूं उस कमरे में जहां मैं पहली बार गया था। पर इस बार वहां कोई नया चेहरा होता है, कोई और, जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। क्या अब मेरी बारी है उस कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाने की, या क्या मैं उस चक्र को तोड़ सकता हूं? मैंने तय कर लिया था, अगर मुझे इस डर से बचना है तो मुझे हरि सिंह वर्धन की सच्चाई जाननी ही होगी, क्योंकि शायद मेरा ही अतीत मुझे निगलने आ रहा है। मैं जयपुर के राज्य अभिलेखागार पहुंचा। वहां की एक पुरानी फाइल में मुझे 1927 की एक केस रिपोर्ट मिली। केस नंबर 74, 1927, हरि सिंह वर्धन की गुमशुदगी। रिपोर्ट में लिखा था, हरि सिंह वर्धन जयपुर के एक संपन्न परिवार से थे। उन्होंने उदयपुर जिले के कोटियावास गांव की जमीन खरीदी थी। वे वहां अकेले रहने गए और 1 सप्ताह बाद लापता हो गए। कमरे में सिर्फ एक शीशा मिला और उसके सामने रखी एक खाली कुर्सी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक चौंकाने वाली बात लिखी थी, इस केस को बंद किया जाता है क्योंकि उस तस्वीर के नीचे लिखा था, गांव का पहला जमींदार कृष्ण गोपाल वर्धन, जो 1827 में गायब हो गया था और जिसका चेहरा अगली बार 1927 में देखा गया। अब सब कुछ साफ हो रहा था। यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं थी, ये एक श्राप था, एक चक्र जो हर 50 साल में दोहराया जाता था। 1897 कृष्ण गोपाल वर्धन, 1927 हरि सिंह वर्धन, अब 2027 मैं यशवर्धन, और आज 2025 चल रहा था। मुझे अब सिर्फ 2 साल बचे थे। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं इस श्राप को ऐसे ही स्वीकार कर लूं, या फिर गांव वापस जाकर उस आईने के पीछे छुपे सच को उजागर करूं, क्योंकि शायद वही कमरा, वही आईना इस सब का दरवाजा है, या शायद बंद रास्ता। मैंने तय कर लिया था, वापस कोटियावास जाऊंगा, उसी कमरे में, उसी समय, और इस बार मैं खुद को नहीं खोऊंगा, मैं सच्चाई को सामने लाऊंगा। मैं फिर से वही पुरानी जीप लेकर उदयपुर के उस कोटियावास गांव पहुंचा। रात के 11 बज रहे थे। आसमान में चांद आधे चेहरे जैसा दिख रहा था और आसपास का सब कुछ इतना शांत था कि हर पेड़ की हल्की सी सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। गांव में प्रवेश करते ही मुझे कुछ बदला हुआ सा महसूस हुआ। वो गलियां,
जिन पर बचपन में मैं साइकिल चलाया करता था, अब हर कदम पर ऐसे आवाज कर रही थीं, जैसे कोई कहीं से मुझे सुन रहा हो। मैंने जीप को उसी पुराने मकान के सामने रोका, वही घर जिसमें मैंने अपना बचपन बिताया था। लेकिन अब वो मकान एक खोखले संदूक जैसा लग रहा था, बाहर से भले ही सही सलामत, पर भीतर से एकदम सूना। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं धीमे धीमे कदमों से भीतर गया। अंदर पहुंचते ही हर चीज अपनी जगह पर थी। वो पुराना रेडियो, जिससे कभी गाने सुनाई देते थे, अब भी शेल्फ पर रखा था, बस अब धूल में पूरी तरह ढका हुआ। उस रेडियो के ठीक सामने वही बड़ी दीवार थी, जिसमें एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। लेकिन आज उस शीशे की सतह पर हल्के खून का एक धब्बा था, और उसी धब्बे के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो पहले वहां कभी नहीं था। वापस आ गया? इस बार किसकी यादों से भाग कर आया है? मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन शीशे से एक धीमी सी रोशनी निकल रही थी, जैसे अंधेरे में भी उसमें कोई अपनी रोशनी लिए बैठा हो। और तभी मैंने अपने कंधे पर किसी की सांसों की गर्म सरसराहट महसूस की। मैंने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन वही लकड़ी की कुर्सी जो अभी सीधी रखी थी, अब मेरी ओर घूम चुकी थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो या बैठने वाला हो। मैं कुछ देर उस कुर्सी को घूरता रहा। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में कुछ अजीब सा कंपन था, जैसे वहां कोई थोड़ी देर पहले तक बैठा हो और उसकी गर्मी अब भी वहां बसी हो। मैंने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, कौन है? कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया। पर तभी उस पुराने रेडियो में से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसकी बटन छू दी हो। और फिर एकदम धीमी टूटी फूटी आवाज में गाना बजने लगा। तेरा इंतजार तो अधूरी जिंदगी की तरह रहा। मैं उस रेडियो के पास गया, उसे बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। और तभी वो शीशा, जिसमें वो लाल निशान था, अपने आप कांपने लगा। हल्की हल्की दरारें उस पर उभरने लगीं, जैसे कोई उस पार से उस शीशे को तोड़ना चाह रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस शीशे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास गया, मुझे अपने ही चेहरे के पीछे किसी और का चेहरा दिखाई देने लगा, धुंधला सा, पर मेरी ही आंखों में घूरता हुआ। कौन है तू? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, और उस पर छाई ने जवाब दिया, तू ही, लेकिन जो तू बनना नहीं चाहता था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी हथेली से शीशे को छूना चाहा, लेकिन उस स्पर्श के साथ ही एक तेज चीख उस कमरे में गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं पीछे हट गया और तभी दरवाजे की ओर देखा, जो अपने आप बंद हो चुका था। अब उस कमरे में सिर्फ मैं था और मेरी परछाई, जो अब मेरी तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि वो मेरे बचपन वाले चेहरे की तरह थी, उसी मासूम आंखों वाला, लेकिन अब डरावना, बिल्कुल सुनसान। उस परछाई को देखकर मेरी सांसें अटक गईं। वो मैं ही था, लेकिन वैसा जैसा मैं कभी बनना नहीं चाहता था, कमजोर, डरा हुआ और टूटा हुआ। मैंने धीरे से फुसफुसाया, ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो परछाई मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडी, जानलेवा उदासी। उसने धीरे से बोला, तू भाग गया था ना, इस घर को, उस रात को और मुझसे। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसकने लगी। मुझे वो रात याद आने लगी, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। कोटियावास गांव में वो एक रात, जब हमारे घर में आग लगी थी। सबने कहा वो एक हादसा था, किचन में लगी गैस की लीकेज से। लेकिन मुझे याद है, उस रात मैंने किसी को देखा था, घर की छत पर, अपने जैसे दिखने वाले किसी को, जो मुझसे कह रहा था, चल हट, अब तू नहीं चाहिए इस घर में। उस हादसे के बाद मैं शहर चला गया, कभी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज, इतने साल बाद, फिर से उसी घर में लौट कर आया हूं, और वो परछाई भी यही है। वो मेरी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन फर्श पर हल्के निशान बनते जा रहे थे। क्यों आया है? उसने पूछा। ये घर तुझे भूल चुका था, फिर भी तू लौट आया। क्यों? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। वो रुका। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और कहा, तो चल, तेरे साथ उस रात की सारी सच्चाई फिर से जिएंगे। और तभी पूरा कमरा बदलने लगा। दीवारें उसी रात के जैसे हो गईं, चारों तरफ धुआं, गर्मी और चीखें। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाजें मेरे अंदर गूंज रही थीं। कमरा अब जलती हुई रात में बदल चुका था।
चारों ओर धुआं था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां जल रही थीं और हर दीवार से जैसे किसी की चीख टकरा रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की, पर जब खोली तो खुद को उसी 2010 की रात में पाया जिस दिन हमारे घर में आग लगी थी। वहीं कोने में मां बैठी थी, सांसें फूली हुई, रोती हुई, और मेरे पास मैं खड़ा था, छोटा, डर से कांपता हुआ। मैं ये देखकर थरथर आ गया। ये क्या हो रहा है? बड़े मैंने, यानी अभी का मैं, आगे बढ़कर उस छोटे मैं की ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही छुआ पूरा दृश्य झिलमिलाने लगा, जैसे कोई पुरानी वीडियो फीते की तरह। अब आवाज आई। उस रात सिर्फ आग नहीं लगी थी, कुछ और भी जला था। वो वहीं पर छाई थी जो अब बिल्कुल साफ दिख रही थी, मेरे ही चेहरे वाली, पर उसकी आंखें काली थीं, बिना कोई सफेदी के, बस काली। वो बोला, सच देखना है तो उस दरवाजे को खोल जहां तूने उस रात सब छुपा दिया था। मैंने कमरे के बाईं तरफ देखा। एक पुराना दरवाजा था जो अब तक बंद था। उस पर जली हुई लकड़ी की बदबू थी और छूते ही एक तेज सिहरन बदन में दौड़ गई। धीरे से मैंने कुंडी घुमाई, दरवाजा खुला और सामने था एक छोटा कमरा जिसमें एक लकड़ी की संदूक पड़ी थी। संदूक पर धूल जमी थी, पर उसके ऊपर लिखा था, मत खोलो। पर मैंने उसे खोला। उस संदूक में वही चीज थी जो उस रात मैंने वहां छिपाई थी। एक लाल रंग की शर्ट जो किसी की नहीं थी, पर उस रात मेरे हाथ में थी। अब सब समझ में आने लगा था। उस आग में सिर्फ घर नहीं जला था, कुछ और भी मारा गया था। संदूक के अंदर जो लाल शर्ट थी वो किसी और की नहीं थी, वो मनोज की थी। मनोज, तुम्हारा बचपन का दोस्त, जिसके साथ तुम रोज खेलते थे। जिस रात आग लगी थी उसी शाम वो तुम्हारे साथ इसी घर में आया था। तुम्हारी आंखें अब वो पल दोबारा देख रही थीं। मनोज और तुम छत पर। तुम दोनों ने झगड़ा किया था क्योंकि उसने वो राज जान लिया था जो तुमने किसी को नहीं बताया था। वो राज जो तुम्हारे घर की दीवारों से जुड़ा था, वो कमरा जहां तुमने किसी को गिरते हुए देखा था। मनोज डर गया था। वो भागना चाहता था, लेकिन उस डर में तुमने उसे धक्का दे दिया था। वो नीचे गिरा और फिर आग लग गई। वो मौत एक हादसा नहीं थी, वो तुम्हारे हाथों से हुई थी, पर तुमने सबको कुछ और बताया, आग का बहाना बना दिया, और लाल शर्ट जो मनोज की पहचान थी उसे इसी संदूक में छुपा दिया। अब वो परछाई फिर सामने थी। उसने कहा, मैं मनोज नहीं, तेरी वो याद हूं जिसे तूने जिंदा दफना दिया। अब जब तू लौट आया है तो इस घर को भी पूरा होना है। तू गया था अधूरा छोड़कर, अब वापस आकर पूरा कर। कमरे की दीवारें अब स्याह हो गई थीं, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और बाहर कोटियावास का गांव फिर से वैसा ही सुनसान दिखने लगा जैसा उस रात था। अब तुम कमरे में अकेले नहीं थे। वो परछाई जो दरअसल तुम्हारी ही परछाई थी, धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही थी, और वो बोली, अब वक्त है सच के साथ जीने का या उसी में जलने का। कमरे में धुआं अब गाढ़ा होता जा रहा था। मेरे अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी, जैसे मेरी ही सांसें मुझसे सवाल कर रही थीं। परछाई अब एकदम पास थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे जितना ही था, बस फर्क ये था, उसकी आंखों में माफी नहीं, बस इल्जाम था। उसने कहा, तू खुद को बेकसूर मानता रहा, लेकिन तेरे डर ने मुझे मारा। मैं तेरे साथ खेला, तेरे साथ हंसा, पर तूने मुझे धकेल दिया जब मैंने तेरे अतीत का सच पूछा। अब कमरे की दीवारें बदल रही थीं। एक एक कर हर दीवार पर वो लम्हे उभरने लगे जो उस रात हुए थे। मनोज का डर, तुम्हारी चीखें, और फिर आग का वो लपटों से भरा समुंदर। तुम अब जमीन पर गिर चुके थे। सामने वो संदूक खुला पड़ा था, और लाल शर्ट से धुआं नहीं, अब खून निकल रहा था। हाँ, वही खून जो मनोज के सिर से बहा था। अब परछाई ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। एक ही रास्ता है, उसने कहा, या तो उस आग में दोबारा चल और जो सच है उसे स्वीकार कर, या फिर हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जा। तभी घर की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। कोटियावास गांव का वो पुराना चौकीदार जिसने कभी तुमसे कहा था कि इस घर में कोई नहीं जाता, वो अब दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने कहा, अब बहुत देर हो गई है। इस बार सिर्फ साया नहीं, साया बन चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, सच को स्वीकार करके बाहर निकलने की कोशिश करना, और दूसरा, या फिर हमेशा के लिए उसी परछाई का हिस्सा बन जाना जो तुम्हारे भीतर ही रहती है। मैं जमीन पर बैठा था, सामने खुला संदूक, उससे बहता लाल खून, और पीछे वो परछाई जो अब सिर्फ परछाई नहीं, मैं ही थी। चौकीदार की आवाज फिर आई, अगर बाहर निकलना है तो आग के बीच से गुजरना होगा।
सच से आंख मिलानी होगी और कबूल करना होगा कि जिसकी मौत हुई वो किसी और की वजह से नहीं, तेरे ही हाथों से हुई थी। मैंने सिर झुकाया और पहली बार अपने भीतर की उस आवाज को सुना जिसे मैं सालों से दबाता आ रहा था। मैंने मनोज को मारा था, नहीं मारना चाहता था, मगर डर गया था। यह कहना ही सबसे बड़ा बोझ था जो अब जाकर मेरे अंदर से उतरा। कमरे की दीवारें अब टूट रही थीं, हर दीवार जलने लगी, मगर मैं खड़ा रहा। मैंने अपनी पुरानी जीप की तरफ देखा जो अब भी वहीं बाहर खड़ी थी, वैसी ही जैसी उस रात छोड़ी थी। मैंने संदूक को बंद किया, उसे आग के हवाले किया और बिना पीछे देखे उस घर से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं चौखट पार किया, वो परछाई गायब हो गई। ना वो चेहरा रहा, ना वो आवाज, बस एक गहराई से भरी शांति जो पहली बार महसूस हो रही थी। गांव अब भी वैसा ही था, शांत, ठहरा हुआ, पर इस बार डर नहीं था। मैंने जीप स्टार्ट की और पहली बार उस रास्ते पर लौटने की हिम्मत की जहां से मैं भागा था। जैसे ही जीप मोड़ से गुजरी, पीछे देखा तो वो घर जो कभी मेरा डर था अब सिर्फ एक खाली मकान लग रहा था। मगर जाते जाते एक बात साफ थी, डर बाहर का नहीं होता, डर इंसान के अपने अंदर पलता है, और जब तक तुम उसे आंखों में देखकर कबूल नहीं करते, वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। कोटियावास गांव की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद हर इंसान के भीतर एक कोटियावास होता है जहां कोई ना कोई मनोज अब भी जवाब मांग रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सच्चाइयों से हम भागते हैं वो हमारे पीछे नहीं रहती, वो हमारे भीतर होती हैं। जिन्हें हम दबाते हैं वही एक दिन डर बनकर सामने आ जाती हैं। उदयपुर के इस गांव की यह घटना भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन ऐसे राज हर गांव, हर शहर, यहां तक कि हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, जिनका सामना करना सबसे बड़ा भय होता है। इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, भूत प्रेत से ज्यादा डरावना होता है इंसान का अपना सच, अपना अपराध बोध और अपने किए का पछतावा। आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट, जहां हर कहानी लाती है एक नया रहस्य, एक नई सच्चाई और एक गहरी सिहरन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपको थोड़ी देर के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।